नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ मैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम के टॉप 40 क्वेश्चनों के साथ। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन दोस्तों आपको परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। इन टॉप 40 क्वेश्चनों में मैंने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दिए हैं, ताकि आपकी एसएससी जीडी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से हो जाए। दोस्तों, आपकी परीक्षा की डेट काफ़ी नज़दीक आ चुकी है, इसलिए आपको अपनी प्रिपरेशन को और दुगनी तेज़ी से करना है। और जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक इस चैनल पर आपको कराए, उन सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है, ताकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे और आपका एसएससी जीडी का एग्जाम बहुत अच्छी तरीके से जाए। इसके लिए दोस्तों आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में दोस्तों शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर दोस्तों आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड इसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सेशन और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कौन सा है दोस्तों? द्वितीय बौद्ध संगीति किस शासक द्वारा कराई गई थी? आपके ऑप्शन है अशोक, कनिष्क, बिंबिसार या फिर कालाशोक। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, कालाशोक। कालाशोक ने दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीति कराई थी। यदि दोस्तों आपको बौद्ध संगीति याद करनी है तो उसकी एक ट्रिक है दोस्तों, आपको इस तरीके से याद कर लेना है, ए के और उसके बाद नीचे लिख लेना है आर वी पी के लिख देना है। यदि फर्स्ट की बात करें तो दोस्तों अजात शत्रु ने कराई थी, कहाँ पर? राजगृह में। दूसरे की बात करें तो दूसरा कालाशोक ने कराई थी, कहाँ पर? वैशाली में। और तीसरे की बात करें अशोक ने कराई थी पाटलिपुत्र में। और चौथे की बात करूँ कनिष्क ने कराई थी, कहाँ पर? कुंडलवन में। तो दोस्तों इस तरीके से आप शॉर्टकट में यूज करके और याद कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन सही कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? आपके ऑप्शन है गुलाम वंश, सुंग वंश, गंग वंश या फिर सैयद वंश। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, गंग वंश। गंग वंश के राजा ने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया था। कौन से राजा ने बनवाया था दोस्तों? नरसिंह देव प्रथम ने। आपको नाम याद रखना है, नरसिंह देव प्रथम ने दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था। यदि कोणार्क के सूर्य मंदिर की बात करें तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक पैगोडा के नाम से भी इसको जाना जाता है। आपको नोट डाउन कर लेना है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर दोस्तों यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में भी शामिल है, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन मिलता है? आपके ऑप्शन है आर्टिकल 112, आर्टिकल 124, आर्टिकल 110 या फिर आर्टिकल 148। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय की बात करी गई है तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात कही गई है। यदि दोस्तों हम अनुच्छेद 112 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष संसद में बजट पेश करता है। किसके तहत? आर्टिकल 112 के तहत पेश करता है। बजट को दोस्तों और क्या कहा जाता है? बजट को आपको याद रख लेना है, वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है। यदि आपको वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा मिले तो आपको समझ लेना है कि क्या है, हमारा बजट के बारे में बात कर रहा है। यदि दोस्तों हम बात करें अनुच्छेद 110 की, तो अनुच्छेद 110 में क्या है? धन विधेयक का वर्णन किया गया है। कोई भी संसद क्या निर्धारित करती है? कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कौन निर्धारित करता है दोस्तों? तो लोकसभा का अध्यक्ष निर्धारित करता है कि धन विधेयक है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, यदि हम बात करें अनुच्छेद 148 की, तो अनुच्छेद 148 में क्या बात करी गई है? नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। यानी कैग के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 148 में, आपको नोट डाउन कर लेना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की किस संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? आपके ऑप्शन है 42वां संशोधन, 52वां संशोधन, 73वां संशोधन या फिर 86वां संशोधन। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? डी ऑप्शन सही हो जाता है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में आया था और इसी में दोस्तों क्या हुआ था? शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था, यानी 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी थी गवर्नमेंट ने। और दोस्तों यदि हम 42वां संविधान संशोधन की बात करते हैं तो ये 1976 में आया था। और इसमें क्या क्या किया गया था? तो इसमें दोस्तों प्रस्तावना में एक संशोधन किया गया था जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। और दूसरी बात, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था दोस्तों? मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दोस्तों लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष किया गया था। आपको नोट डाउन कर लेना है, लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। किसकी सरकार में? इंदिरा गांधी की सरकार उस समय थी।
और यदि दोस्तों बात करें लोकसभा का जो कार्यकाल था 6 वर्ष से फिर 5 वर्ष कब किया गया था, तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जब आया था दोस्तों, तो लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से फिर घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। यदि दोस्तों हम 52वां संविधान संशोधन अधिनियम की बात करें तो ये 1985 में आया था। 1985 में आया था। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, दल बदल कानून, आपको नोट डाउन कर लेना है। यदि दोस्तों हम 73वां संविधान संशोधन अधिनियम की बात करूं तो 1992 में दोस्तों ये आया था, और इसमें क्या हुआ था, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, पंचायती राज, आपको इसको भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्न में से कौन सा राज्य जिसकी न तटीय सीमा है ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। आपके ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर नागालैंड। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, हरियाणा। हरियाणा राज्य है जिसकी न अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और ना ही तटीय सीमा है। यदि दोस्तों हम बात करें कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना ही तटीय सीमा है, तो 5 राज्य हैं। कौन कौन से हैं, पहले आपका आ जाता है हरियाणा, और उसके बाद कौन सा आ जाता है आपका मध्य प्रदेश आ जाता है, एमपी आ जाता है, और तीसरे की बात करें दोस्तों हम झारखंड आ जाता है। झारखंड की भी ना तटीय सीमा है ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और चौथे की बात करें हम छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद कौन सा आ जाता है, तेलंगाना। ये 5 राज्य ऐसे हैं दोस्तों ना इनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और ना ही कोई तटीय सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कामेत पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर सिक्किम। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, उत्तराखंड। कामेत पर्वत कहाँ पर है, उत्तराखंड में स्थित है। यदि हम दोस्तों उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो आपको याद रखना है नंदा देवी। नंदा देवी पर्वत भी कहाँ पर है दोस्तों, उत्तराखंड में है, और यही उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवला ऋण योजना की शुरुआत की। आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, ये दोस्तों करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और योजना से रिलेटेड है। आपको सारी योजनाएं याद करके जाना है दोस्तों, एग्जाम में जरूर 2 योजना आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो बताइए जीवला ऋण योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जीवला ऋण योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, टीपू सुल्तान की हत्या के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। आपके ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलेजली, विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में दोस्तों टीपू सुल्तान की हत्या हो गई थी। टीपू सुल्तान ने कहाँ पर, श्रीरंगपट्टनम में दोस्तों अंग्रेजों का सामना करते समय इनकी हत्या हो गई थी। यदि टीपू सुल्तान की बात करें तो शेर मैसूर की उपाधि इनको दी गई थी। इनके पिता ने, हैदर अली ने, इनके पिता का क्या नाम था दोस्तों, हैदर अली, और हैदर अली ने इन्हें शेर मैसूर के नाम से पुकारा था। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है कि शेर मैसूर किसे कहा जाता है, तो टीपू सुल्तान को कहा जाता है। और टीपू सुल्तान ने कौन सा वाक्य कहा था, टीपू सुल्तान ने वाक्य कहा था कि भेड़ों की तरह 100 साल जीने से बेहतर है कि एक दिन शेर की तरह जिया जाए। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, नटराज मूर्ति के पैरों के नीचे का राक्षस किसका प्रतीक है। आपके ऑप्शन है ज्ञान, अज्ञान, समाज या फिर न्याय। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है दोस्तों, अज्ञान, अज्ञान का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हाल ही में कौन से राज्य में जातीय जनगणना करवाने का फैसला लेने वाला देश का दूसरा राज्य बना है। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार या फिर तमिलनाडु। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है दोस्तों, बिहार। बिहार राज्य ने जातीय जनगणना कराने का फैसला अभी जल्दी हाल ही में लिया है। यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हाल ही में काकड़ू सैन्य अभ्यास 2022 कहाँ आयोजित हुआ जिसमें भारतीय नौसेना ने हिस्सा लिया। आपके ऑप्शन है फ्रांस, अमेरिका, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में अभी हाल ही में दोस्तों काकड़ू सैन्य अभ्यास हुआ था जिसमें हमारी भारतीय नौसेना ने हिस्सा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पारसेक किसकी मापन इकाई है। आपके ऑप्शन है तारों की सघनता, खगोलीय दूरी, खगोलीय पिंडों की चमक या फिर विशालकाय तारों का कक्षीय वेग। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों पारसेक किसकी मापन इकाई है, खगोलीय दूरी की मापन इकाई है। आपको नोट डाउन कर लेना है। एक पारसेक बराबर दोस्तों कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। यदि हम एक प्रकाश की बात करें तो एक प्रकाश बराबर कितना हो जाता है दोस्तों, 9.46 × 10⁻15 मीटर।
इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भूकंप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है एंडोस्कोप, थर्मामीटर, सोनोग्राफ या फिर सीस्मोग्राफ। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? डी ऑप्शन सही हो जाता है, सीस्मोग्राफ। दोस्तों सीस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप को मापने का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, धावन सोडा क्या है? आपके ऑप्शन है एल्यूमिनियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम सल्फेट या फिर सोडियम कार्बोनेट। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को दोस्तों धावन सोडा कहते हैं। यदि हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो Na2CO3 क्या है दोस्तों? Na2CO3 इंटू 10H2O क्या होता है दोस्तों? Na2CO3 इंटू 10H2O धावन सोडे का रासायनिक सूत्र होता है। धावन सोडे का उपयोग पूछ लेता है दोस्तों, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो कपड़ा धोने का साबुन बनाने में, आपको नोट डाउन कर लेना है। कपड़ा धोने का साबुन बनाने में, जल की कठोरता दूर करने में, धातु कर्म में, कागज एवं कांच के उद्योग में इसका यूज किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को दोस्तों आपको नोट डाउन कर लेना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? आपके ऑप्शन है बेंगलोर, कटक, बद्रीनाथ या फिर कोटा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? महानदी के तट पर पूछा है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, कटक। कटक शहर दोस्तों महानदी के तट पर स्थित है। यदि दोस्तों हम बात करें बेंगलोर की, तो बेंगलोर कहाँ पर स्थित है? वृषभावती। कौन सा दोस्तों? वृषभावती नदी पर स्थित है। और दोस्तों यदि हम बात करें बद्रीनाथ की, तो बद्रीनाथ की कौन सी नदी है? अलकनंदा। अलकनंदा आपको नोट डाउन कर लेना है, कई बार पूछ लिया जाता है दोस्तों एग्जाम में। और यदि कोटा की बात करें तो कोटा के लिए दोस्तों चंबल नदी को आपको याद कर लेना है। यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर से एक बार लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों, और शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में बजट व्यवस्था का प्रारंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? आपके ऑप्शन है कैनिंग, डलहौजी, रिपन या फिर एल्गिन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में दोस्तों बजट व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। बजट व्यवस्था में क्या था दोस्तों? भारत मतलब जो भी भारत के रहने वाले थे उन सभी पर यह लगाया गया था कि 500 रुपये से ज़्यादा अधिक आय रखने पर उन पर टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो भारतीयों के लिए केवल लगाया गया है, तो दोस्तों इस बात को आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में बनाया गया? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर आंध्र प्रदेश। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश में भारत का पहला अमृत सरोवर बनाया गया है, आपको ये नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपके ऑप्शन है दिल्ली, इंदौर, लखनऊ या फिर गोवा। आपको बताना है कहाँ पर किया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है दोस्तों, इंदौर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दोस्तों 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन किया जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है सुरेश रैना, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर या फिर राहुल द्रविड़। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, सुरेश रैना। दोस्तों सुरेश रैना को चेन्नई के द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि दी जा रही है। आपको ये याद रख लेना, चेन्नई का इंस्टीट्यूट है जिसमें डॉक्टरेट की उपाधि इनको दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हवा महल किसने बनवाया? आपके ऑप्शन है गुरु रामदास या फिर महाराजा सवाई प्रताप सिंह, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर ब्रिटिश सरकार। किसने बनवाया दोस्तों, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन कौन सा सही होता है? ऑप्शन बी सही जाता है, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने दोस्तों हवा महल बनवाया था। कब बनवाया था? 1799 ईस्वी में दोस्तों बनवाया था। कहाँ पर बनवाया था? तो जयपुर में बनवाया था। जयपुर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? राजस्थान में स्थित है। राजस्थान की राजधानी है दोस्तों जयपुर, आपको नोट डाउन कर लेना है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से दोस्तों आपका हिंदी का सेशन स्टार्ट हो जाता है। मैं कुछ क्वेश्चन हिंदी के भी लेकर आता हूँ ताकि आपका हिंदी का भी रिवीजन एक तरीके से होता रहे, क्योंकि दोस्तों काफ़ी बार ऐसा होता है हिंदी को आसान भाषा समझते हुए हम लोगों का हिंदी ही गलत चला जाता है। तो इसलिए आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, हिंदी को आपको हल्के में नहीं लेना है, हिंदी का कंप्लीटली आपको रिवीजन करते रहना है। तो चलिए दोस्तों एक बार जल्दी से हम हिंदी का भी रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करें। यहाँ
पर दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी वर्तनी शुद्ध भाषा में लिखी गई है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाता है दोस्तों, अध्येता। अध्येता शुद्ध वर्तनी में दोस्तों लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर भी आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, इनमें से बताना है कौन सी वर्तनी शुद्ध है, आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपका ऑप्शन ए ही सही हो जाता है, प्रकथन शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, यहाँ पर वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। यानी दोस्तों अनभिज्ञ कौन सी शुद्ध वर्तनी में लिखा जाएगा, आपको इन ऑप्शन में से बताना है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, अनभिज्ञ। अनभिज्ञ दोस्तों शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जातिवाचक संज्ञा बताइए। आपको यहाँ पर बताना है कि इन वर्ड में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है, आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है या फिर ऑप्शन डी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, लड़का। लड़का दोस्तों जातिवाचक संज्ञा है। यदि सेना की हम बात करें तो सेना कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। और श्याम क्या है दोस्तों, श्याम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और दुख की बात करें तो दुख आपका भाववाचक संज्ञा है। तो दोस्तों संज्ञा से भी क्वेश्चन आने की उम्मीद है, इसलिए आपको संज्ञा और व्याकरण अपना अच्छी तरीके से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कौन सा शब्द बहुवचन है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा शब्द बहुवचन है, माता, प्राण, लड़का या फिर किताब। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, मतलब दोस्तों प्राण बहुवचन में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। आपके ऑप्शन है सहचर, अरि, मनुज या फिर सखा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, तो यहाँ पर शत्रु का पर्यायवाची शब्द आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है दोस्तों, अरि को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है, क्वेश्चन को दोस्तों आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पर नहीं है, आपको जरूर से पढ़ लेना है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, सीधा पढ़ लेते हैं आंख का पर्यायवाची शब्द और टिक कर आते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन गलत चला जाता है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर देखिए बताया गया कि आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है दोस्तों, दृष्टि। दृष्टि आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी ये तीनों दोस्तों आंख के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, उपमान का विलोम शब्द क्या है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है दोस्तों, उपमेय उपमान का विलोम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, थोक का विलोम शब्द क्या है। आपके ऑप्शन है परचून, थोक, थोया या फिर भूषा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका थोक का विलोम शब्द हो जाता है परचून। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। कई बार दोस्तों थोक का विलोम शब्द फुटकर में दिया जाता है, तो यदि आपका फुटकर दिया हो तो आपको फुटकर पे भी टिक कर देना है, और यदि परचून दिया हो तो दोस्तों परचून पर टिक करना है। ये भी आपको याद रखने देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, स्वकीय का विलोम शब्द क्या है। आपके ऑप्शन है स्वीकृत, अस्वीकृत, नारकीय या फिर परकीय। तो यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाता है दोस्तों, परकीय स्वकीय का विलोम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हर काम को देर से करने वाला। यहाँ पर आपको एक अर्थ शब्द बताना है कि हर काम को देर से करने वाले के लिए एक शब्द कौन सा यूज होगा। आपके ऑप्शन है दीर्घदर्शी, अदूरदर्शी, विलंबी या फिर दीर्घसूत्री। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, हर काम को देर से करने वाले के लिए दोस्तों ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है, दीर्घसूत्री शब्द का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो शत्रु की हत्या करता है। आपके ऑप्शन है शत्रुघ्न, नश्वर, जन्मांध या फिर निर्दय। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, शत्रुघ्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कष्ट से संपन्न होने वाला। यहाँ पर दोस्तों आपको एक शब्द बताना है कि कष्ट से संपन्न होने वाले के लिए एक शब्द कौन सा यूज किया जाएगा। आपका ऑप्शन है ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। कौन सा सही हो जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, कष्ट साध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका आचरण दूसरों के लिए खालिस्तान हो सकता है। यहाँ पर खालिस्तान में कौन सा वर्ड आएगा दोस्तों, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपको ठीक लगता है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, उदाहरण। आपका आचरण दूसरों के लिए उदाहरण
हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मुझे आपके कहने के खालिस्तान चलने में कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ पर कौन सा खालिस्तान में ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? तो आपका ऑप्शन ए सही आ जाएगा दोस्तों। अनुसार, मुझे आपके कहने के अनुसार चलने में कोई आपत्ति नहीं है। यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही है, तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए और चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर शुद्ध वाक्य का चयन कराओ। यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। कौन सा आपका वाक्य यहाँ पर सही हो जाता है? ऑप्शन ए सही हो जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाता है या फिर ऑप्शन डी सही हो जाता है। बैल और बकरी घास चरती हैं, बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरता है या फिर बैल और बकरी घास चरती है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, बैल और बकरी घास चरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका शुद्ध वाक्य का, यहाँ पर भी आपको चयन करना है। यहाँ पर बताना है कि वह दंड पाने योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, वह दंड के योग्य है फिर या फिर वह दंड देने के योग्य है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, वह दंड के योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हाथ का मैल मुहावरे का सही अर्थ क्या है? यहाँ पर आपको मुहावरा बताना है हाथ के मैल का। दोस्तों आपका ऑप्शन है तुच्छ वस्तु, कीमती वस्तु, महंगी वस्तु या फिर भारी वस्तु। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? तो यहाँ पर हाथ के मैल के लिए दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, तुच्छ वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है उदास होना, नुकसान होना, सिरदर्द होना, शक हो जाना। तो ये दोस्तों आपके लिए HW है, आपको कमेंट करके बताना है इसका क्या आंसर सही हो जाएगा। और दोस्तों आपने 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही करें ये भी आपको कमेंट करके बताना है। यदि दोस्तों आपको किसी टॉपिक को पढ़ने में परेशानी हो रही है तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर एक अच्छी खासी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और यदि वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर से कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में दोस्तों शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर दोस्तों आपको SSC GD से रिलेटेड इसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।